ओके, चलिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। एक बार प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि अगर ऑडियो वीडियो हमारा सब सही तरीके से चल गया है, ताकि हम एक बार कमेंट बता दीजिए। जितने भी बच्चे हैं, 100 के करीब बच्चा आ चुका है क्लास में ऑलरेडी, तो जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो अगर सही चल गई है, ताकि फटाफट से हम अपने सेशन को शुरू करें। ओके जी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बिल्कुल एक फ्रेश सेशन में। दिसंबर के लिए हमारा ये बैच है, आज हम शुरू कर रहे हैं और पढ़ेंगे। सारी चीज़ों को अपडेट किया गया है आप लोगों के लिए। बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो हम करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे। हर बार हमारे सेशन में कोशिश होती है कि कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आया जाए। आज का सेशन है ये आप लोगों का सिर्फ एक इंट्रोडक्शनरी सेशन है। मेन क्लासेस आपके मंडे से शुरू होंगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करेंगे। इस महीने का हमारा टारगेट है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाए, मैथ का जो मेजर पोर्शन है वो हो जाए, उसके साथ डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाए और कुछ पोर्शन एक आध टीचिंग वगैरह या बाकी की यूनिट्स का हो जाए। ठीक है जी, चलिए एक बार मैं देख लूं कौन कौन है क्लास में, है ना, कौन कौन है क्लास में। ओके, सपना, स्वीन, प्रियांशी, दिव्या, दिव्या रानी, जन्नत, लैला, रशिका, प्रियंका, समाना, गिरीश, कशिश, निधि, गुंजन, कामना, तिवारी, ज्योति, कृणाल, मनीषा, सौम्य, द्युति, सिद्धार्थ, स्नेहल, किंजल, मनीषा, सोनी, सविता। काफी सारे बच्चे हैं। जिसको सही चल रहा है वैसे बंद करके चला लीजिए, जिसकी तरफ से नहीं चल रहा, जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिसको कुछ प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा, वो एक बार प्लीज अपने सिस्टम को बंद करके चला लीजिए, क्योंकि सब कुछ क्लियर है। जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिसको कुछ प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा, यस सही है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। का बैच, तो पहले इस बैच से आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। आपका एग्जाम ऑनलाइन है, ऑफलाइन एग्जाम किया, पहली बार ही लीक हो गया है, तो वो ऑनलाइन ही होगा। तो इसलिए आपको ऑनलाइन के एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है। मैं एक बार इसको दोबारा चेंज करके लगा दे रहा हूं। हेलो, एक सेकंड। ओके, अभी ठीक है, अभी सही है। चलिए ठीक है। तो पहली बात तो आप लोगों का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होने वाला है, और आपके पास लगभग अगर आप ये भी मान के चलते हो कि आप लोगों का एग्जाम अगर 10-12 दिसंबर से शुरू होता है, तो उसके हिसाब से देखोगे तो अगस्त तक एक महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो लगभग आपके पास 5-5.25 महीने का टाइम है। क्योंकि इस टाइम, इस पेपर के लिए ना जो टाइम फैक्टर है वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, 5 महीने का टाइम आप मान के चलो। ठीक है,
अगस्त, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर और नवंबर से दिसंबर। ठीक है, अब इस 5 महीने के दौरान हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे काम करना है। बिल्कुल बेसिक फंडा है इस एग्जाम को क्रैक करने का। सबसे पहला जो बेसिक चीज है वो है आप लोगों का सिलेबस। जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो आप लोगों की कौन सी है कि आपको सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। आपको सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। हाँ, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। जब सिलेबस के बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो आता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जो तीसरी चीज आती है वो आती है रिवीजन। आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ 3 स्टेप्स, 3 चीजों को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आप लोगों को करनी पड़ेगी, मतलब ये जो 4-5 महीने का समय है आप लोगों के पास, इसके अंदर ही आपको सिलेबस भी खत्म करना है, इसके अंदर आप लोगों को पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, ये 3 चीजें हैं बेटा जो आप लोगों को करनी है। तो पहले तो पहली बात समझ आ गई। तो 3 चीजों पे फोकस करना है, सिलेबस पे, पीवाईक्यूज पे और रिवीजन पे। यार वॉइस को क्या दिक्कत हो रही है आज? एक सेकंड रुको, फिर मे बी शायद इसको कुछ इशू है, रुको। हेलो, अभी देखो इस माइक में सही आ रही है? अभी बताओ। अरे माइक चेंज कर लेते, उसमें क्या दिक्कत है? ये वाले माइक में सही है, मैं माइक चेंज कर दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्लास करते हैं। अभी एक बार बता दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है? वैसे मैं वो चेंज कर दूंगा। इसमें क्लियर है ना? ठीक है, चलो। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि आपके इस एग्जाम को क्लियर करने का जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है वो सिंपल रखिए। देखो, चीजों को बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, हमें चीजों को बिल्कुल सिंपल रखना है। सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस खत्म करना है। उस सिलेबस में जो पीवाईक्यूज हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उसके बाद जो रिवीजन है, ये 3 चीजों पे फोकस करना है। अगर ये 3 चीजें आप अच्छे से कर लेते हो तो बड़े आराम से इस आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। लेकिन सर अगर इतना ही आसान होता तो 100 में से सिर्फ 6 बच्चों का नेट और 1 बच्चे का जेआरएफ क्यों हो? व्हाट इज द रीजन? अब रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, इस एग्जाम का जो सिलेबस है, सबसे बड़ी बात है वो बहुत ज्यादा वाइड है। मतलब आप चाहे 1 साल पढ़ते रहो, 2 साल पढ़ते रहो, आपसे इसका सिलेबस पूरा खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपको पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है, आपको हर चीज को स्टडी करना है। इस वजह से कुछ ना कुछ हमेशा छूटेगा ही छूटेगा, ये तो कंफर्म है। या तो पेपर 1 में छूटेगा और या फिर पेपर 2 में छूटेगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। ये बात आप लोगों ने सबसे पहले अपने दिमाग में रखनी है। दूसरी बात, आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इस जेआरएफ के एग्जाम को क्रैक करने के लिए 100% सिलेबस को पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं
क्योंकि बाद में ना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये टॉपिक रह गया, वो रह गया। तो आप लोगों को जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने इस कोर्स में एनरोल किया है तो आपको ये बात पे भी थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं जिस तरीके से आपको गाइड करूंगा, जिस तरीके से आपको बताऊंगा, उससे आपको फॉलो करना है, राइट। 6-7 साल हो गए हैं इस फील्ड में, लगभग 8वां साल लग जाएगा अभी। बहुत सारे बच्चों का ऑल इंडिया रैंक, कितने ही बैच भर भर के हमेशा निकलता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि मैं आप लोगों को वो हर चीज बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, और जो चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है उसको छोड़ेंगे भी, ये पहले बता रहा हूं। जो चीजें हमें एग्जाम के लिए जरूरी हैं उसको पढ़ेंगे, और जिस टॉपिक पे मेहनत बहुत है लेकिन उसमें से आएगा कुछ नहीं, उसको स्किप भी करते चलेंगे। तो इसलिए प्रायोरिटी होनी चाहिए आप लोगों की। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है वो टॉपिक्स जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। अब ये एक सबसे बड़ा रीजन है बच्चों के फेलियर का। क्यों? क्योंकि वो ना पूरा सेशन सिर्फ सिलेबस कवर करने में ही लगा देते। इस वजह से वो ना तो रिवीजन कर पाते हैं, ना ही वो PYQs की प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। आज का सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आपको सारी बातें आप लोगों को मैं बता दूंगा कि क्या है इस एग्जाम का पूरा फंडा और क्यों आपको इसके लिए सही तरीके से तैयारी करनी है। अब अगर हम इस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो आपके पास 2 पेपर हैं। पेपर 1 जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, पेपर 2 जो आप लोगों का रिस्पेक्टिव है। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो आप मेरे से ही पढ़ोगे, ऑब्वियसली बात है, और अगर आपका पेपर 2 जो भी है उसके बारे में आपको पता। तो फर्स्ट पेपर में आप लोगों के 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर रहता है ये, 100 मार्क्स का। और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 200 मार्क्स का रहता है, और टोटल जो आपका पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है। अब हर बार जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग तरीके से चलती है, कभी ज्यादा जाती है, कभी कम जाती है, वो डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल सारे सब्जेक्ट्स का बोलूं तो नॉर्मल आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए 300 में से जो मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए वो 200 प्लस का टारगेट होना चाहिए, अगर आप JRF को टारगेट कर रहे हो। बात समझ में आई बेटा? अगर आप लोग JRF को टारगेट कर रहे हो तो आपका मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए? आपका मिनिमम टारगेट 200 प्लस होना चाहिए। बात समझ में आई? 200 से ज्यादा नंबर अगर आप ले आए तो आप ये मान के चलो कि आप JRF तक पहुंच चुके हो, राइट। अब इन दोनों में मिला के आप लोगों को 200 नंबर लेने हैं, ठीक है। हो सकता है आपके इसमें 80 आ जाए, यहां पर 120 आ जाए, तब भी बात बन जाएगी। अगर यहां पे कम आए, सपोज करो यहां पे 40 ही आए, यहां पे 160 आया, तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हमें इंडिविजुअल पेपर के मार्क्स नहीं मिलते हैं, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो दोनों को जोड़ करके, दोनों को ऐड करके आएगा, दोनों को ऐड करके आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो अगर आप मिनिमम 200-210 का टारगेट लेके चलते हो, जो कि बहुत बड़े आराम से आ जाता है, ठीक है। हमारे स्टूडेंट 246, 262 यहां तक भी नंबर लेके आए हुए हैं, ठीक है। 240, 242, 234 बहुत अच्छे से बड़े आराम से 200 प्लस का स्कोर आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप लोगों को सही तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, सही तरीके से एक अप्रोच है वो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया। सबसे बड़ा जो एडवांटेज आपके पास है वो है नो नेगेटिव मार्किंग। इस एग्जाम में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, तो आप अपने सारे के सारे 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है जी, क्लियर है? एक बार समझ आया तो मुझे थम्स अप देके बताइए, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो से। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ABC भी नहीं पता UGC नेट की, तो हर बच्चे को समझ आए, इस वजह से बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं। प्लीज यहां तक बताइए, समझ आ गया?
अरे थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ यार, थोड़ा कमेंट भी करते रहो ना। ऐसे मैं अकेले ही बोलता जाऊंगा, अकेले ही करता जाऊंगा, तो फिर आप क्यों? लाइव क्लास का मतलब क्या हुआ? लाइव क्लासेस का मतलब क्या हुआ? लाइव क्लासेस का मतलब ही ये है कि थोड़ी इंटरेक्शन होती है, मैं कुछ बताता हूं, आप उसका कुछ जवाब देते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप अगस्त सितंबर में दे रहे हो, कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर ऑनलाइन है, इस वजह से आपको उस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, अब दो चीजें और। पहली बात, जो सबसे ज्यादा डाउट आता है कि सर मैं मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में हूं या फिर फर्स्ट ईयर में हूं, तो क्या मैं ये एग्जाम दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हो। अगर आपने अभी जस्ट एडमिशन लिया है, आपका अभी जस्ट एडमिशन हुआ है, आप अपनी ग्रेजुएशन करके आए हो, तो क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो? यस सर, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। पहली बात। बेसिक कंडीशन क्या है कि इसके रिजल्ट से, जब इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप थर्ड तक सेकंड सेमेस्टर में हो जाओगे, इस रिजल्ट के 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी मास्टर्स है वो कंप्लीट करनी होती है, जो कि आपकी पहले साल के अंदर ही हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो कि अगर आप मास्टर्स में हो, तो मास्टर्स में आप इस एग्जाम को दे सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चाहे आपने जस्ट मास्टर्स में एंट्री की है, अगर आपने जस्ट अभी एंट्री की है, तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। पहला डाउट। दूसरा डाउट क्या है कि सर मैंने मास्टर्स प्राइवेट की है, इग्नू से की है, किसी भी यूनिवर्सिटी से की है, तो क्या मैं इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हूं? यस, यू आर एलिजिबल। आप एलिजिबल हो। क्यों एलिजिबल हो? वो इसीलिए क्योंकि इसके लिए हमें सिर्फ मास्टर्स चाहिए होती है, चाहे वो आपने प्राइवेट की हो चाहे रेगुलर की हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो मास्टर्स आपने जब भी की हो, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो आपने रेगुलर की हो, तो मास्टर्स का भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अब तीसरा जो सबसे मेजर क्वेश्चन है, जिस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स है बेटा, जिस सब्जेक्ट में आपने अपनी मास्टर्स की है, सिर्फ उसी सब्जेक्ट में आप नेट का एग्जाम दे सकते हो। कहने का मतलब है, अगर आपने एमकॉम की है तो आप कॉमर्स में नेट दोगे, अगर आपने एमबीए की है तो आप मैनेजमेंट से नेट दोगे, अगर आपने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की है तो आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होगा। दैट सिंपल रूल क्या है? सिंपल रूल ये है कि वो सब्जेक्ट जो आपने अपने मास्टर्स में पढ़ा है, वही सब्जेक्ट में आप अपना एग्जाम देने वाले हो। ऐसा नहीं है कि मास्टर्स आपकी कॉमर्स से है और आप एग्जाम मैनेजमेंट में दे रहे हो, एग्जाम क्लियर भी हो गया तो भी आपको उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप के लिए या फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो आपसे आपकी मास्टर्स की डिग्री मांगेंगे। तो अगर आपने मैनेजमेंट में नेट किया है तो वो आपको कॉमर्स की डिग्री के बेसिस पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये बात आप पहले से समझ लीजिए कि आप लोगों का मास्टर्स का सब्जेक्ट और आप लोगों का नेट का सब्जेक्ट है वो सेम होने चाहिए, उसके बीच में किसी भी तरीके का कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। ओके जी, क्लियर है ये बात? यस, चलो पहले सारे डाउट्स क्लियर कर दे रहा हूं आपके धीरे धीरे। चौथा सबसे बड़ा डाउट आता है कि क्या सर एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स में भी हो? बेटा वो आपकी एमकॉम है, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। मास्टर्स ऑफ कॉमर्स का मतलब है कॉमर्स, समझ रहे हो ना? इक्विवेलेंट सब्जेक्ट एलिजिबल होते हैं कुछ, वो उनके उसके अंदर वाउचर्स के अंदर मेंशन किया हुआ होता है कि कौन से सब्जेक्ट। आई थिंक इन्होंने इस बार एक और सब्जेक्ट भी
इंट्रोड्यूस किया अभी रिसेंटली, तो वो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट कोड कितना है, वो आप लोग अपनी तरफ से देख लीजिए। अब देन आ जाता है कि क्या सर फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है? फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस सबसे हाईएस्ट होते हैं। अब यहां पर मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, आप में से कितने बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, बताइए। आप में से कितने बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है? ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप लोगों का एग्जाम क्लियर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो जितने भी बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आप ये मान के चलो कि आप लोगों के चांसेस ज्यादा हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन होता है कि जब आप पहली बार एग्जाम की तैयारी करते हो, जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो उस टाइम पे आप लोगों का पहली चीज तो कि आप एकदम से टच में होते हो। टच इन द सेंस कि या तो आपने अभी मास्टर्स की है ना, या तो आपने मास्टर्स की है अभी रिसेंटली, तो आपको सब पढ़ा हुआ है, याद है मास्टर्स में। और दूसरा, आप एक नए एग्जाम की तैयारी करते हो, तो जो आप लोगों का एनर्जी लेवल होता है, जो एक्साइटमेंट लेवल होता है, जो एक वो करियर में सही होने की जो लेवल होता है ना, वो आप लोगों का क्या होता है? वो आप लोगों का ज्यादा होता है। वो आप लोगों का क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, तो जैसे जैसे आप सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट तक आते हो, तो ये सारी चीजें ना लो होती हैं। घर वाले भी फिर क्वेश्चन करने शुरू कर देते हैं। पहले एक दो अटेम्प्ट में तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपने 2 मास्टर्स कर रखी हैं, तो आप एक ही पेपर में दे सकते हो, मतलब आप एक ही सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 2 मास्टर्स किया तो आप दोनों का फॉर्म डाल दो, रिजेक्ट हो जाएगा, दोनों वो हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, तो एक भी नहीं दे पाओगे। तो मेक श्योर करो कि एक शिफ्ट में, एक बार के एग्जाम में, मतलब दिसंबर में आप एक ही पेपर दे सकते हो। चाहे आपने 10 मास्टर्स कर रखी हैं, उसमें से एक मास्टर्स का पेपर ही दे सकते हो, राइट। तो अगर आप जितना जितना पीछे जाओगे, दूसरे अटेम्प्ट में लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा आपका पढ़ने का, थर्ड में और नीचे आ जाएगा, फोर्थ में फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फोर्थ के बाद तो फिर आपके घर वाले भी आपको बोलना शुरू कर देंगे कि यार नहीं हो रहा तो छोड़ दे, शादी वादी कर ले, है ना, ऐसा बोलने लग जाते हैं, ऐसा बोलने लग जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करो कि आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही ये एग्जाम है वो क्रैक हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोगों का क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो ये आता है इसका नेक्स्ट डाउट। अब आ जाता है कि सर क्या कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसमें एज फैक्टर रहता है, नेट का तो आप कभी भी दे सकते हो। जैसे जेआरएफ है, उसमें जनरल आई थिंक स्टूडेंट जो बॉयज है उनकी एज 30 है, 30 है या 31 हो, एक बार चेक कर लीजिए, आई थिंक 30 है। कोरोना के टाइम पे 31 हुई थी। और जो फीमेल है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी 35 ईयर्स तक है। और ओबीसी एससी वगैरह की आई थिंक 35 है। तो जनरल में अगर आप स्टूडेंट बॉय हो तो आपको 30 साल से पहले पहले अपना जेआरएफ क्रैक करना पड़ेगा। और लड़कियों के लिए एज है वो 35 ईयर्स है, ठीक है। तो ये आप उसके ब्राउजर्स में चेक कर सकते हो। तो ये तो बेसिक बातें, इसमें कुछ खास है नहीं, राइट। तो ये आ गया। अब आता है कि सर हमें इस कोर्स को किस तरीके से फॉलो करना है, हाउ टू फॉलो द कोर्स, हाउ टू फॉलो द कोर्स। हाउ टू फॉलो द कोर्स, 2-3 चीजें हैं बस, आपने वो अच्छे तरीके से फॉलो करनी है।
अब आप लाइव क्लास अटेंड करते हो या रिकॉर्डिंग अटेंड करते हो, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर आप वर्किंग हो तो ऑब्वियसली बात है आप रिकॉर्डिंग देखोगे, अगर आप लाइव क्लास अटेंड करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास मौका है तो आप लाइव अटेंड करो, नहीं है तो आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। बात समझ में? अब इस कोर्स को किस तरीके से फॉलो करना है, देखो सबसे पहले तो आप लोगों को जो डेली शेड्यूल है उसको फॉलो करना है। डेली शेड्यूल का मतलब क्या है, आपकी क्लासेस 5 दिन होंगी, मंडे टू फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे, और आपकी जो क्लास की टाइमिंग है वो 1.30 आवर्स से लेके 2 आवर्स तक होगी, ठीक है। हो सकता है कोई क्लास आपकी 1.5 घंटे की हो और हो सकता है कोई क्लास आपकी 2 घंटे की हो, ज्यादा क्लास आपकी 2-2 घंटे की चलेंगी, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी, ठीक। पहली बात, डेली शेड्यूल है वो आप लोगों का शेयर हो जाएगा, ठीक है, आज या कल अपलोड हो जाएगा, तो अब आपको पता चल जाएगा कि कल हमारी कौन सी क्लास होने वाली है, कब है। सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम सर्च करो कॉमर्स नेट अचीवर्स, कॉमर्स नेट अचीवर्स, और वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है, ठीक है। वहां पर आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा। दूसरी बात, आप लोगों को अगर कोई क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल की क्लास नहीं हो रही है या कई बार मुझे कोई काम है, तो उसकी नोटिफिकेशन वहां पे आपको पहले मिल जाती है, ताकि आप अपना उसके हिसाब से शेड्यूल को फिक्स कर लो, ठीक है। बाई चांस कई बार इमरजेंसी हो जाती है, क्लास नहीं होती है, पोस्टपोन होती है, रीशेड्यूल होती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलती है। पहली बात, आप लोग क्लास को अटेंड करो प्रॉपर। दूसरा, एक दिन में एक ही क्लास होगी, एक क्लास पेपर 1 की होगी, एक पेपर 2 की होगी। दूसरा, नो बैकलॉग। अब इसका मतलब क्या हुआ, नो बैकलॉग का मतलब क्या होगा, नो बैकलॉग का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 8 को रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही है, ठीक है, 8 को हमारी क्लास है, तो 8, 9 को क्लास हुई, फिर 10 को क्लास हुई, है ना, और फिर 11 को क्लास हुई, और फिर 12 को क्लास हुई। ध्यान से समझना ये बात। अब मेरी क्लासेस की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, मेरी क्लास की सबसे बड़ी खासियत यही है कि मेरी सारी क्लासेस इंटरलिंक होंगी। इंटरलिंक होने का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरलिंक? इंटरलिंक होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने जो चीज 8 को पढ़ी है वो आपको 9 में हेल्प करेगी, जो 9 को पढ़ोगे वो चीज 10 में हेल्प करेगी, जो 10 को पढ़ा वो 11 को हेल्प करेगी, जो 11 को पढ़ा वो 12 को हेल्प करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि आप लोगों को कोई भी क्लास बीच में मिस नहीं करनी है, रैंडमली किसी भी क्लास में एंटर नहीं होना है, और अपने कोर्स को साथ ही साथ रेगुलरली फॉलो करते रहना है। अगर आपकी कोई लाइव क्लास मिस होती है तो उसको रिकॉर्डिंग देखो, सैटरडे संडे ऑफ है, जो भी आपका बैकलॉग है उसको साथ ही साथ कवर करते चलो। ऐसा ना हो कि आपका पूरे का पूरा यूनिट छूट जाए, पूरे का पूरा बाकी सारी चीजें छूट जाए। इसलिए कोई भी आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आप लोगों को कोई भी क्लास को स्किप नहीं करना है, रैंडमली क्लास में एंटर नहीं होना है। क्लास शुरुआत अगर 9 बजे हो रही है तो 9 बजे क्लास में आइएगा, क्योंकि देखो इससे पता है क्या होगा, इससे डिस्टरबेंस क्रिएट होती है और कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने 9 बजे क्लास शुरू की, मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया, अब 9:30 बजे आ रहे हो, तो 9:30 बजे आप जो पूछोगे, फिर पहले आधे घंटे का आपने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर पूरी क्लास आप लोगों की क्या होती जाएगी, दिक्कत क्रिएट करेगी। तो इस वजह से हमें क्या करना है, हमें टाइम पे आना है। अगर आप लेट हो तो या तो आप उसको सही तरीके से फॉलो करो, या फिर आप उसको स्किप करके रिकॉर्डिंग सेशन को देख के आओ। तो ये बात मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, क्योंकि पिछले सेशन में बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं हमें, तो इस वजह से मैं ये सारी चीजें पहले ही क्लियर कर दूंगा। क्लास में मैं डिस्टरबेंस नहीं चाहता, पहली बात। सो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको फॉलो करना है, रैंडमली कोई क्लास नहीं देखनी है। कल जो पढ़ के आए हो वही आज
कनेक्ट होगा। अगर कल नहीं पढ़े हो तो आज समझ नहीं आएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। इस बात को अपने पहले से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, वही चीजें आप लोगों को अब कनेक्ट होंगी। राइट, बैकलॉग। तीसरा, इंस्ट्रक्शंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, इस पे स्टार लगा लीजिए। इस पे स्टार लगाने का मतलब क्या है? देखो, जब भी आप गाइडेंस के लिए किसी पर्सन के पास जाते हो, आप क्यों जाते हो? आप इस वजह से जाते हो क्योंकि उस पर्सन को उस चीज की नॉलेज है, उस पर्सन को उस चीज का एक्सपीरियंस है और वो आपको गाइड करेगा। अब जब आपको एक टीचर गाइड कर रहा है तो आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। यह बात मैं पहले ही बता दे रहा हूं, बाद में अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है कि आपको मैं जिस तरीके से बोलूंगा, जितना बोलूंगा, जैसे बोलूंगा, आपको उस तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। बहुत बेसिक रूल है, बहुत बेसिक रूल है, एक बहुत ही बेसिक सा रूल है। अगर आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए हो तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मेरे पे भरोसा करोगे, आप मेरी टेक्निक्स पे, आप मेरी अप्रोचेस पे भरोसा करोगे। तो अगर उसके अंदर आप लोग कुछ खिचपिच करोगे तो फिर उसके लिए जिम्मेवार आप रहोगे। मैं आपको पहले दिन बता रहा हूं कि मैं जो आपको, अगर मैंने बोला है कि कल को ये 10 सवाल करने हैं तो इसका मतलब वो करने हैं। अगर मैंने बोल दिया कि कल को अभी एक हफ्ते के अंदर 20 तक के पहाड़े याद करने हैं तो मतलब वो करने हैं। बस जो बोल दिया वो पत्थर पे लकीर की तरह है, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर फॉलो करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, एक चीज भी मिस करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इंस्ट्रक्शन पे इसी वजह से मैंने स्टार लगाया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को होमवर्क में भी दूंगा। देखो, मैं स्पून फीडिंग का काम नहीं करता। ये मत सोचो कि तुमने कोर्स खरीद लिया है तो अब तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, सारी जिम्मेवारी मेरी है। ऐसा नहीं। जितनी मेहनत मेरी है उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। हर चीज के लिए आप मेरे पे डिपेंड नहीं होगे, समझ लीजिए। आप ह्यूटागॉजी या एंड्रागॉजी के लेवल पे आ चुके हो, जहां पर टीचर और स्टूडेंट मिलके आगे बढ़ते हैं। अब ये मत सोचिए कि आप पहली क्लास के बच्चे हो तो आपको एक एक बात बताई जाएगी, आपको वर्ड टू वर्ड समझाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आप मास्टर्स कर चुके हो, मास्टर्स कर रहे हो, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इस तरीके से डेवलप हो चुका है कि अब आप लोगों को यहां पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना नहीं है, उसको समझना है, उसको समझना है। समझ रहे हो ना? ये पेपर स्टैटिक पोर्शन भी आएगा, लेकिन इसमें 80% पोर्शन है वो आपका समझने वाला होगा। तो आप ऐसे मत समझ लीजिए कि अगर ये 4 लाइनें पढ़ी हुई हैं तो हो सकता है मैं 4 में से कुछ भी ना पढ़ूं, मैं अपने वर्ड्स में उसको समझा दूं, बाद में 4 लाइन से आप खुद पढ़ लीजिएगा। समझ रहे हो ना? मेरी कोशिश है यहां पर आप लोगों की थिंकिंग को डेवलप करना, आपकी एनालिटिकल माइंडसेट को डेवलप करना, ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। मैं स्लाइडें नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है कि जो स्लाइडों पे लिखा हुआ है बस वो पढ़ता जाऊंगा, उसको अंडरलाइन कर दूंगा। मैं उसमें से हो सकता है पूरी स्लाइड में कुछ भी ना पढ़ूं, लेकिन मैं उसको सारी स्लाइड को आपको अपने वर्ड्स में एग्जांपल से समझा दूंगा, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात समझ में आई? तो इस वजह से यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 100% एफर्ट्स टीचर के होंगे और 100% एफर्ट्स स्टूडेंट्स के होंगे, तभी आप लोगों को 200% पे जेआरएफ मिलेगा। तभी आपको 200% पे जेआरएफ मिलेगा। अदरवाइज आप ये मत सोचिए कि सर आपने जो पढ़ा दिया बस वो कर लें तो हो जाएगा। मैं ये गारंटी कभी नहीं देता, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। मेरे को जितनी नॉलेज है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स हैं वो करने पड़ेंगे। तो ये चीजें पहले दिन ही बताता हूं मैं, पूरे सेशन में कभी नहीं बताऊंगा। पहले दिन आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, उसके बाद बाकी सारा काम आपको खुद ही करना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं
आपको समझ आ गया कि इस कोर्स को कैसे फॉलो करना है, उस कोर्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स पे आप लोगों ने काम करना है, कौन कौन सी चीजों पे आपको फोकस करना है। ठीक है जी, तो ये डेली शेड्यूल हो गया, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। 5 दिन तक आपकी जो क्लासेस चलेंगी, नेक्स्ट पेज पे बना दे रहा हूं, जो भी आपकी 5 डे क्लासेस हैं, ध्यान से समझना, क्लासेस हैं, तो जब आपका कोर्स शुरू हो रहा है तो आप इसको डेली और वीकली रिवाइज करोगे। रिवीजन आपको पहले दिन से शुरू कर देनी है। आपको पहले दिन से ही रिवीजन शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि इस एग्जाम में 90% बच्चे फेल होते हैं। इस एग्जाम में 90% बच्चे फेल होते हैं, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हो। रिवीजन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आप लोगों को 5 दिन में, जैसे अभी आपने सपोज करो एक क्लास को अटेंड कर लिया, मैं आपको तरीका बताता हूं रिवीजन का। वैसे मैं रिवीजन पे एक पूरा सेशन लूंगा यूट्यूब पे, फिर भी मैं आपको एक रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। जैसे ही क्लास खत्म होगी, फॉर एग्जांपल आपकी 90 मिनट की क्लास थी, ध्यान से सुनो मेरी बात, 90 मिनट में आपने क्लास को अटेंड किया, आपने अपने नोट्स बनाए, जो कुछ भी था, 90 मिनट की बजाय आप उसको 100 मिनट तक ले जाओ। मतलब 90 मिनट में क्लास खत्म हो गई, 10 मिनट और दे दो उसको रिवाइज करने में, बस इतना ही करना है। हर क्लास खत्म होने के तुरंत बाद, हर क्लास खत्म होने के तुरंत बाद 5-10 मिनट निकाल के उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये इतना बेस्ट मेथड है रिवीजन का कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जब लोग अपनी यूनिट को खत्म कर रहे होंगे, तब तक आप लोगों की रिवीजन भी खत्म हो चुकी होगी। ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं ना, यही वो चीजें हैं जो आपको दूसरों से बेहतर बनाते हैं। समझ आया? तो ये जो रिवीजन है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिवीजन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको भी आप लोग अपने शेड्यूल के अंदर ऐड कीजिएगा। क्लासेस अटेंड करो, बाकी तो देखो क्लासेस जैसे जैसे होती जाएंगी वैसे वैसे सारे पॉइंट्स आपको बताता जाऊंगा, लेकिन रिवीजन इज मस्ट। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। इस वजह से रिवीजन डेली करो, वीकली करो, मंथली करो, जैसे आपको शेड्यूल सही बैठता है, लेकिन रिवीजन आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। बिना रिवीजन के आपका कुछ नहीं होने वाला, बिना रिवीजन के आपका कुछ नहीं होने वाला। ओके जी, चल अब एक आप लोगों को फॉर्मूला देता हूं इस एग्जाम को क्रैक करने का। BCD। बी मतलब बिलीव, सी मतलब कंसिस्टेंसी, एंड डी मतलब डिटर्मिनेशन। ये 3 चीजों पे आप लोगों को काम करना है। कैसे काम करना है, ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, अभी वो बताता हूं। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, अब वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तो आपको अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये एग्जाम क्रैक कर लूंगा। क्योंकि अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करते, या अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे, तो कोई दूसरा इंसान आप पे भरोसा क्यों करेगा? मैं आप पे भरोसा क्यों करूं जब आपको खुद पे ही भरोसा नहीं? समझ आया?
एक सेकंड के लिए भी, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, एक सेकंड के लिए भी आपने नेगेटिव नहीं होना। यह बहुत इंपॉर्टेंट फंडा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। कभी भी आपके दिमाग में ना, देखो इस पूरी जर्नी के दौरान आप बहुत बार टूटोगे, बहुत बार दिल करेगा गिव अप करने का, बहुत बार चीजें समझ नहीं आएंगी, घर का प्रेशर, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन पूरे फेस के दौरान आपने अपने आप को एक सेकंड के लिए भी, मतलब एक बार भी आपके दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। आपकी डिटर्मिनेशन इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, भैया मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा ही करूंगा। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा बताओ? मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं ही इस एग्जाम को क्रैक करूंगा, मेरे अलावा इस एग्जाम को कोई क्रैक नहीं कर सकता। आई एम द बेस्ट। आपको सबसे पहले अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, और यह भरोसा कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। एक बार भी दिमाग में थॉट आया कि मुझसे नहीं होगा, मतलब तुम गिव अप कर चुके हो, तुम ये मान चुके हो तुमसे नहीं होगा। वॉल्ट डिज्नी की एक आई थिंक बहुत सिंपल सी कोटेशन है। कोटेशन क्या है? यू कैन एंड यू कैन नॉट, इन बोथ द कंडीशंस यू आर राइट। अगर आप यह सोचते हो कि मैं कर सकता हूं, या यह सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, आप दोनों ही स्थितियों में सही हो। इसका मतलब अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अब जो बच्चा यह सोचेगा कि यस मैं कर सकता हूं, उसका एग्जाम क्लियर होगा, उसका एग्जाम क्लियर होगा। जो सोचेगा कि मुझसे नहीं होगा वो फेल होगा। तो पहली बात तो आप लोगों को इस चीज को लेके एकदम से अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है कि भाई मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा ही करूंगा, मैं इस एग्जाम के लिए बना हूं और मैं अपना बेस्ट है वो इसके अंदर दूंगा। पहली बात। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? आपकी जर्नी एक लंबी जर्नी है, जुलाई से लेके दिसंबर तक। जुलाई से लेके दिसंबर तक आपकी जर्नी है। तो इस पूरी जर्नी के अंदर बहुत बार आपको उतराव चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कभी आप बीमार होगे, कभी घर पे प्रॉब्लम होगी, किसी की शादी आएगी, बहुत सारी सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। आपको बहुत सारी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी, लेकिन एक चीज जो आपको मेंटेन करनी है, जो कि आज के समय में सबसे डिफिकल्ट टास्क भी है, वो है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या ये है कि भाई मेरे पास ये संडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है और ये सैटरडे है। लोगों को लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर मैं हर रोज 4 घंटे पढ़ रहा हूं, तो अगर मैं हर रोज 4 घंटे ही पढ़ूंगा तो वही मेरी कंसिस्टेंसी है। दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आप हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप हर रोज 4 घंटे ही पढ़ रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आज आपने 4 घंटे किए, कल आपने थोड़ा सा पढ़ा, फिर यहां पे इतना पढ़ा, एक दिन इससे भी ज्यादा पढ़ दिया, एक दिन। बस मतलब यह है कि आपका कोई भी दिन मिस नहीं होना चाहिए जिस दिन आप पढ़ाई ना करो। वो मैटर नहीं करता कि आप हर रोज 4 घंटे ही पढ़ो, किसी दिन आप 4 घंटे भी पढ़ोगे, हो सकता है किसी दिन आपको जस्ट 1 घंटे का टाइम मिले, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको हर रोज पढ़ना है। चाहे आप आधा घंटा पढ़ो, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, चाहे आप 4 घंटे पढ़ो, चाहे आप 10 घंटे पढ़ो, घंटों का पढ़ाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट इज कि आपको हर रोज पढ़ना है। पॉइंट समझ आया कंसिस्टेंसी का? द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी इज कि आपको हर रोज पढ़ाई करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चाहे आप
एक दिन ज्यादा पढ़ो, दूसरे दिन कम पढ़ो, तीसरे दिन उससे भी ज्यादा पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप लोगों को एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, आप लोगों को अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। बिना कंसिस्टेंसी के आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। समझ आ गया? तीसरा आता है डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन? डिटर्मिनेशन का मतलब है कि आप गिव अप नहीं करोगे। आपने जो डिसीजन ले लिया बस फिर वो ले लिया, फिर पीछे नहीं हट सकते। ऐसा नहीं है कि 3 महीने पढ़ाई की और छोड़ दिया, 2 महीने पढ़ाई अच्छे से की और फिर लगा नहीं हो रहा, कुछ और पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, डिटर्मिनेशन का मतलब है कि अब आप गिव अप नहीं कर सकते। अब आपने शुरू कर दिया ना तो फिर इसको खत्म ही करेंगे। समझ आया? डिटर्मिनेशन का मतलब हुआ कि मैं अब गिव अप नहीं कर सकता। एक दिन मुझसे नहीं पढ़ा गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ के कुछ और पढ़ लो। 100% चीजें ना तो कवर होती हैं, ना ही याद होती हैं, ना ही 100 में से 100 नंबर आते हैं। आपका टारगेट वही 70% तक है, तो 30% का मार्जिन आपके पास ऑलरेडी है। इस बात को समझ लीजिए। डिटर्मिनेशन का मतलब है कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी होता जाए, आप रुक नहीं सकते, आप गिव अप नहीं कर सकते। पहले दिन से आपके दिमाग के अंदर यह बात होनी चाहिए कि मुझे जेआरएफ क्लियर करना है तो मतलब करना है, कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है। अगले 4-6 महीने मुझे दिन रात एक कर देने हैं अपने लिए, अपने मां बाप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए। मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना ही करना है। क्योंकि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है तो आप सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाओगे, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। इस टाइम के दौरान आपको मोटिवेशन लेवल भी डाउन होगा। आप मुझे मैसेज करोगे सर मोटिवेशन सेशन ले लो, उसका फायदा तब तक ही होता है जब तक वो सेशन रहता है। तो कोशिश करो अंदर से मोटिवेशन आए। आपकी जो मोटिवेशन है वो आपके अंदर से आनी चाहिए, ना कि बाहर से वीडियो देख के किसी टीचर से पूछ के वो मोटिवेशन नहीं आनी चाहिए। जब तक आप इन 3 चीजों का पल्ला पकड़कर नहीं चलोगे, इसमें से कोई एक भी मिस हो गई तो समझ लो कि भाई बात खराब हो जाएगी। सो इसलिए अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो और जो डिटर्मिनेशन है उसको भी बनाए रखो। क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी मिस हुआ मतलब जेआरएफ मिस होना। ओके, चलिए, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो रही होंगी सारे पॉइंट्स। कुछ और भी मेजर पॉइंट्स जो आप लोगों को समझ में। अब नोट्स कैसे बनाते हैं वो इसी फोल्डर के अंदर मैं आप लोगों को शाम को एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो मैंने सेशन YouTube पे लिया हुआ है, तो उस वीडियो को मैं इसी फोल्डर के अंदर, ओरिएंटेशन वाले फोल्डर के अंदर अपलोड कर दूंगा। उससे आप लोगों को नोट्स मेकिंग का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीजें हो चुकी हैं, पढ़ा रखी हैं, अब वो दोबारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वही रिपीट करना है। तो एक वीडियो मैं आप लोगों को इस कोर्स के अंदर शाम को अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो को देख के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा नोट्स कैसे बनाने हैं। पहले दिन से नोट्स इंप्रूव नहीं होंगे, लेकिन आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। मेरी क्लास में आओगे तो नोट्स बनाने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता बाकी टीचर्स नोट्स बनवाते हैं, नहीं बनवाते, क्या करते हैं, लेकिन मेरी क्लास में अगर पढ़ना है, मेरी क्लास में अगर आगे बढ़ना है तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जितना मैंने लिखा हुआ सब आपने लिखना है, नहीं। नोट्स बनाने का मतलब होता है नोट्स, सिर्फ वो चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, या वो चीजें जो आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाएंगी या वो आप भूल जाओगे। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए पीडीएफ है, वो आपको एक्सेस मिलेगा, डाउनलोड भी कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ आपको मिलेगी। तो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें आप लोगों को नोट्स का आइडिया हो जाएगा कि नोट्स किस तरीके से बनाने। दूसरी चीज, अब नोट्स तो आप उसमें सब बताया हुआ कि किस पे आप नोट्स बनाने हैं। एक चीज जो आप लोगों ने करना है वो है कि आप लोगों को एक 10-20 रुपए की एक कॉपी है वो सेपरेटली बनानी है। 10-20 रुपए की एक कॉपी ले लीजिए और उस कॉपी पे
जो हेडिंग लिखना है वो आप लोगों ने लिखना है स्टैटिक पोर्शन। अब सर ये स्टैटिक पोर्शन क्या होता है, ध्यान से समझना। आपके पेपर 1 और पेपर 2 में लगभग ज्यादा नहीं तो 20% सवाल स्टैटिक पोर्शन से आते हैं। अब स्टैटिक पोर्शन का मतलब क्या होता है? स्टैटिक पोर्शन का मतलब होता है वो चीजें जिसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। अब भारत कब आजाद हुआ? 1947, दैट इज द स्टैटिक पोर्शन। तुम्हारा जन्म कब हुआ? 1995 में, 1998 में, वो स्टैटिक पोर्शन है। LIC कब बना? 1956 में। नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी थी? मास्लो ने। मेमोरी लेवल किसने दिया था? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? तो स्टैटिक पोर्शन होता है किसी का नाम, कि ये फलानी थ्योरी किसने दी है, कौन से ईयर में दी गई है, समझ रहे हो ना? तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एक ऐसी छोटी सी स्टैटिक नोटबुक बना लो, क्योंकि जब आप क्लास में नोट्स बनाओगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को उन नोट्स में देखने को मिलेगी जो स्टैटिक होगा। तो जब आपका लेक्चर खत्म हो जाए तो आज की क्लास में फॉर एग्जांपल 4 लोगों के नाम आए या 4 स्टैटिक पोर्शन आए, तो जब वो पूरे नोट्स में देखोगे तो वो नजर नहीं आएगा, लेकिन उसको अपनी स्टैटिक नोटबुक में आज ही ऐड कर दो। जब आपका पेपर नजदीक हो जाएगा, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो उस स्टैटिक नोटबुक के अंदर 200-300 एंट्रीज हैं वो पढ़ चुकी होंगी। मतलब हर रोज अगर 2-2, 3-3 एंट्रीज भी होती हैं तो महीने की 100 एंट्री मान के चलो, तो 400-500 पॉइंट्स आपके पास स्टैटिक होंगे जो रट्टा मारना है। उस कॉपी को आप अपने साथ कैरी करो, ट्रैवल करते हुए उसको कैरी करो। हेडफोन पे गाने सुनने की बजाय कॉपी से पढ़ते रहो, याद करते रहो, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन को जितना पढ़ोगे, जितना याद करोगे, उतना ही वो याद होगा। अब एक दिन के अंदर आप सब कुछ याद नहीं कर पाओगे। वो रूट लर्निंग वाली चीजें होती हैं। स्टैटिक पोर्शन के लिए आप लोगों ने एक अलग डायरी, अलग नोटबुक है वो लगानी है, ताकि आप लोगों को वो सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएं। जितनी बार आप उसको बार बार पढ़ोगे, उतना आप लोगों के लिए स्टैटिक पोर्शन है वो हेल्प करेगा, उतना आप लोगों के लिए वो चीजें यूजफुल रहेंगी। ठीक है जी। ईयर का मतलब साल होता है, स्टैटिक मतलब जो रट्टाफिकेशन वाली चीजें होती हैं, वो वाली। ठीक है। तीसरा पॉइंट गूगल। अब ये वो एक हैबिट है जो मैंने अपने बच्चों के अंदर ऐसी डाली हुई है, जो बच्चे 7 साल पहले भी मुझसे पढ़े हुए हैं, आज भी वो मुझे मैसेज करके बताते हैं कि सर इस एक छोटी सी हैबिट ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी है। कि इसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी है। गूगल। अब गूगल पे नॉलेज का भंडार है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक पूरा लेक्चर अटेंड किया, टीचर अपनी तरफ से कोशिश करता है कि आपको सारे पॉइंट्स पढ़ाए, आपको सारे जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए टीचर। अब हो सकता है उसमें से कुछ चीजें आपको क्लियर हो और हो सकता है कुछ चीजें आपको क्लियर ना हो, कुछ चीजों में आपको डाउट हो। तो इस स्टैटिक पोर्शन के एंड में, मतलब इस स्टैटिक पोर्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक में सिर्फ स्टैटिक पोर्शन लिखते जाओ और दूसरा पार्ट है वो इसका डाउट बुक बन जाना चाहिए। डाउट बुक का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, ये भी आपके लिए बहुत काम की चीज होगी। डाउट बुक का मतलब क्या हुआ कि जो भी चीजें आपको क्लियर नहीं होती हैं उसको आप अपने डाउट बुक में नोट करते जाओ। या तो उसको टीचर से क्लियर करो, नहीं तो खुद से उसको गूगल से क्लियर करो। कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, किसी भी चीज में आपको कंफ्यूजन हो रही है, इंस्टेड ऑफ कि आप सीधा टीचर के पास जाओ, देखो टीचर तो आपको बता ही देगा, थोड़ा सा सेल्फ के लिए, अपने लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लिए आप लोगों को एक गूगल की एक हैबिट डालनी पड़ेगी। हर रोज 2-2, 3-3 चीजें भी अगर आप गूगल से सर्च करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, एफर्ट्स करते जाओगे, तो आप लोगों को वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। किसी को इस बात में कोई दिक्कत?
किसी को इस बात में कोई दिक्कत? तो एक स्टैटिक नोटबुक का पोर्शन आपके लिए बहुत जरूरी है, दूसरा आपका जो डाउट बुक है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, और तीसरा किसी भी चीज में कंफ्यूजन होती है तो उसको गूगल पे जाके लिखो, गूगल पे सर्च करो, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, और ये चीजें शुरू से करें। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, जब हम किसी कोर्स को शुरू करते हैं ना, तो बच्चे पहले 5-7 दिन बड़े एक्साइटेड होते हैं, सारी चीजों को सही तरीके से फॉलो करते हैं, सब चीजों को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन 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 धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, वैसे वैसे उनका जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपना हर रोज 10-15 मिनट एक सेल्फ स्टडी के लिए लगाएं, खुद से सर्च करने की। देखो, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पे डिपेंड हो, बात समझ में आई? मैं कभी नहीं चाहता कि आप मेरे पे डिपेंड हो, क्योंकि अगर आप आज मेरे पे डिपेंड होंगे ना, तो कल आपको कोई ना कोई पर्सन चाहिए होगा। जब जितना आप किसी पे डिपेंड, देखो जिंदगी में सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ, खुद पे भरोसा करो, खुद पे डिपेंड हो जाओ, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी की गाइडेंस मत लो, गाइडेंस जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर छोटी से छोटी चीज के लिए आपको किसी सेकंड थर्ड पर्सन के पास जाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये चीजें तो आप लोगों की एग्जाम में तो चलो हो जाएगा, 6 महीने मेरे पास पढ़ लोगे, एग्जाम क्लियर, लेकिन कल को जब आपको क्लास में पढ़ाना है, मेरे को तो आपको क्लास के लिए तैयार करना है ना। मेरा मकसद यहां पर सिर्फ ये नहीं है कि मैं आप लोगों का एक एग्जाम क्लियर करवा दूं, मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप जब इस 6 महीने के बाद जाओ तो आप एक अलग इंसान बन के जाओ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ, आपको टीचिंग स्किल्स पे हेल्प हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाए, आप एक अच्छा इंसान, एक अच्छे टीचर बन के जाओ। क्योंकि एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन उसमें से अच्छे टीचर कितने बनते हैं, अच्छे रिसर्चर कितने बनते हैं, ये मैटर करता है। तो हमारा एग्जाम हमें जेआरएफ तो क्लियर करना ही करना है, लेकिन उसके साथ हमें एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट समझ रहे हो ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की, किसकी? ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट है वो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो? अपनी कर सकते हो इस कोर्स के थ्रू। बात समझ में आ गई? तो इतनी सारी चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। जिस जिस तरीके से हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, जिस जिस तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों के लिए ये जो चीजें हैं वो धीरे धीरे डीकोड होती जाएंगी। बस ये है कि शुरुआत के 5-7 दिन आपको लगेंगे थोड़ा मेरे साथ फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए, थोड़ा चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आपको सब चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। मैं कोशिश करता हूं बिल्कुल जीरो से शुरू करने की, तो आप भी थोड़ा टाइम दीजिए, भागिएगा मत, क्योंकि हमें मैथ भी पढ़ना है, हमें रीजनिंग भी पढ़नी है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो हर चीज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, हर चीज अपने आप में एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगी आपकी इस पूरी जर्नी के दौरान, जिस जर्नी के दौरान आप बहुत कुछ सीखोगे। आप पेपर तो क्लियर करोगे ही करोगे, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद आप कहीं और नहीं सीखे हैं, लेकिन यहां पर आप लोग जरूर से सीखोगे। किसी को ये बात में, इस बात में कोई दिक्कत? चलो एक बोनस पॉइंट आपको देके जाता हूं। एक बोनस पॉइंट, बोनस ये ऑप्शनल है, दिस इज अ बोनस पॉइंट, बट दिस बोनस पॉइंट इज ऑप्शनल। अब ये जो इसको फॉलो करना चाह रहा है वो कर सकता है, अदरवाइज ये सबके लिए नहीं है।
बोनस पॉइंट आप लोगों का ऑप्शनल है। बोनस पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एग्जाम क्लियर करने के बाद चाहे आप पीएचडी कर लो, कुछ भी कर लो, आप लोगों को टीचर बनना है, टीचर बनना है। और टीचर के लिए एक स्किल कम्युनिकेशन वाला या टीच करने वाला है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब ज्यादातर बच्चों को कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है। ज्यादातर बच्चों को कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है कि हम कम्युनिकेशन कैसे करें, और लोग सोचते हैं कि रातों रात आप कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बन जाओ। उसके लिए मैं आप लोगों को एक बोनस पॉइंट, एक बोनस टिप्स, जो कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, पता नहीं क्यों बता रहा हूं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं। इस एक सिंगल तरीके को, सिंपल तरीके को यूज करके आप एक अच्छे टीचर बनो। दूसरी बात, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे। तीसरी बात, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और चौथी बात, आपको पढ़ाना आ जाएगा। पांचवी बात, आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। मतलब इस एक सिंगल एक्सरसाइज से, इस सिंगल एक्सरसाइज से आपको 5 फायदे हो जाएंगे। इस सिंगल एक्सरसाइज से आपको 5 फायदे हो जाएंगे। कौन कौन से? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, आपको पढ़ाना भी आएगा, आपकी हैंडराइटिंग भी इंप्रूव होगी। कैसे करना? क्या है, एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड ले लीजिए। इन्वेस्टमेंट है, मुझे पता है, 200-300 रुपए का आएगा। 200-300 रुपए का एक छोटा सा बोर्ड आता है ना, एक व्हाइट बोर्ड ले लो। आता है ना व्हाइट बोर्ड, एक छोटा सा 2x2 का ले लो, 2x4 का, जो आप अफोर्ड कर सकते हो। मतलब इतना आप अपने लिए इन्वेस्ट कर दो। मतलब आप ना आज से 3 महीने के बाद ना मुझे बोलोगे कि सर ये मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी। आप एक व्हाइट बोर्ड ले लो छोटा सा, और उसको घर के किसी कोने में टांग लीजिए, जहां पे आप पढ़ाई करते हो या जहां पे भी आपको लगता है कि इसके लिए जगह है, आप उसको टांग लीजिए। और हर रोज 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, जस्ट 15 मिनट्स इस बोर्ड पे लिखो कोई टॉपिक, उसको पढ़ाओ इस तरीके से कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो। कुछ नहीं करना आपको, कोई सा भी टॉपिक, आज सपोज करो आज के टॉपिक में आपको कुछ भी समझ आया, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपको बोर्ड इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। खड़े होकर पढ़ाओगे तो आपको अपने एक्सप्रेशंस भी समझ आएंगी, बॉडी लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा। सिर्फ एक सेकेंड, ओके सॉरी। तो आप लोगों को एक सिंपल व्हाइट बोर्ड लेना है और उस पर हर रोज 15 मिनट कोई सा भी टॉपिक पढ़ा दो। मैं तो ये भी नहीं बोला कि सिलेबस का हो, कुछ भी। जैसे छोटे बच्चों को ऐसा समझ लो कि सामने क्लास लगी हुई है, कैसे पढ़ाते हैं, बस वो एक एक्सरसाइज है। और ये बोनस है, मैं आप किसी को ये जरूरी नहीं बोल रहा हूं जिसको अपनी टीचिंग को इंप्रूव करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल क्लास में जाना पड़ेगा। जेआरएफ तो क्लियर कर लिया, कॉन्फिडेंस नहीं है, पढ़ाना नहीं आता, तो फिर वहां पे बेइज्जती होगी, वहां पर इंसल्ट होगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंसे कि उसको उसकी टीचिंग के लिए कोई टॉन्ट मारे। तो आप लोगों को इस चीज से बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप 100-200 की इन्वेस्टमेंट अपने लिए कर सकते हो। नहीं करना चाहते वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ इस एक्सरसाइज को अगले 90 दिन तक, अगर आप इस चीज को अगले 90 डेज तक करोगे, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी टीचिंग में जमीन आसमान का डिफरेंस समझ आएगा। आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा अपनी
पढ़ाई में, अपनी टीचिंग में और बाकियों से आगे बढ़ जाओगे। समझ आया? क्यों? एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क सिर्फ एक्स्ट्रा का है, और ये एक्स्ट्रा ही है। जो सब कर रहे हैं, अगर वही आप कर रहे हो तो वहीं पर पहुंचोगे जहां पर सब पहुंच रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप दूसरों से अलग रहें, दूसरों से आगे बढ़ें, दूसरों से बेहतर करें, तो उसके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। सिर्फ जस्ट 15 मिनट का टाइम, एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट आप लोगों को देने हैं। आप 15 मिनट दीजिए और 2-3 महीने के बाद आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस देख पाओगे। बस, दिस इज ऑल अबाउट अवर ओरिएंटेशन सेशन। इसी फोल्डर के अंदर एक वीडियो सिलेबस डिकोडिंग की और एक नोट्स मेकिंग की है, तो मंडे से पहले वो 2 वीडियोस देख के आइएगा। मंडे से हम आपको शेड्यूल भी दे देंगे। पहली यूनिट आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगी, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से हम शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 हम सारी यूनिट्स को पढ़ते जाएंगे। टेस्ट सीरीज फुल लेंथ भी प्रोवाइड करेंगे इस बार। पिछले सेशन में सिर्फ यूनिट वाइज थी, इस बार यूनिट वाइज भी रहेगी। फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे। उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज द पॉइंट इज कि आपको इन सारी चीजों को फॉलो करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो ओरिएंटेशन सेशन है वो सही लगा होगा। ओरिएंटेशन सेशन के अंदर बेसिक पॉइंट यही है कि आपको क्लैरिटी हो जाए। समझ रहे हो ना? एक जर्नी पे आप जाने वाले हो, एक जर्नी पे अगले आप 4-5 महीनों के लिए जाने वाले हो, तो उस जर्नी पे आप लोगों को सारी चीजें क्या होनी चाहिए? एकदम से क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, तो फिर पूरे 4-5 महीने आपको दिक्कत आएगी। इस वजह से मेरा पहला सेशन हमेशा एक ओरिएंटेशन सेशन होता है, जिससे कि आप लोगों के लिए किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके लिए किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहे। कितने मंथ में सिलेबस खत्म करवा दोगे? देखो, एग्जाम से पहले आपका सिलेबस और आपकी रिवीजन दोनों हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है, हो सकता है सिलेबस आपका 4 महीने चले, 4.5 महीने चले, लास्ट के 1 मंथ में सिलेबस आपकी रिवीजन हो सकता है 3.5 महीने में आपका सिलेबस हो जाए, 1.5 महीने में आपकी रिवीजन हो। लेकिन एग्जाम से पहले सिलेबस प्लस रिवीजन हो जाएगा। तो मैथ और डीआई शुरू तो होने दो ना। अभी तो पढ़ाया ही नहीं आज, अभी तो कुछ बताया ही नहीं, अभी तो सिर्फ आपको ओरिएंटेशन दिया है। अभी जैसे जैसे चीजें शुरू होती जाएंगी वैसे आपको समझ भी आता जाएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर होते जाएंगे। क्यों इतना लोड ले रहे हो? सब चीजें होंगी, लेकिन धीरे धीरे। पहले दिन थोड़ी ना, एक ही दिन थोड़ी ना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। एमकॉम कंप्लीट हो गई और फर्स्ट टाइम में रहे हैं, तो क्या मैं रह गए हैं? क्या बोलते हैं? 55% नंबर तो आपके होने चाहिए ना आपके मास्टर्स में। वो तो बेसिक एलिजिबिलिटी है। अगर 55% से कम है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट वाला ना, वो वाला। बाकी आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी धीरे धीरे। बस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी क्लास के अंदर ना पेशेंस है। देखो, मेरे अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। शुरुआत में बड़े एक्साइटेड होते हैं हम, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा अपने आप के अंदर पेशेंस बनाए रखे, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। ऐसा ना हो कि आप पहले दिन ये वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? आप भी मेरे पास पहली बार पढ़ रहे हो सकता है मैं भी आपको पहली बार पढ़ाऊंगा, तो 5-4 दिन 10 दिन लगेंगे एडजस्टमेंट होने में। तो इस वजह से शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ाई कीजिए,
शांति से चीजों पे काम कीजिए, आज नहीं तो कल अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अरे सब शेयर हो जाएगा, टेंशन मत लो। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, जैसे ही आपका शेड्यूल अपलोड होगा, टाइमिंग वगैरह, टाइमिंग मॉर्निंग में ही रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली यही टाइमिंग रहेगी पेपर 1 की, क्योंकि पहले से 9 बजे ही रहती है हमारी टाइमिंग, तो यही टाइमिंग है वो आपकी ऑलमोस्ट 99.9% तो यही रहेगी, क्योंकि ये हमेशा मॉर्निंग में ही क्लास होती है, क्योंकि पेपर 1 के लिए आपका फ्रेश माइंड होना ज़रूरी है, तो मॉर्निंग में हमारा ये सेशन होगा। MBA में HRM और मार्केटिंग है तो पेपर कोड 55 दे सकते हैं। देखो मेजर अगर आपका HRM है तो दे सकते हो, लेकिन अगर माइनर है फिर आई थिंक नहीं दे सकते, फिर तो आपको मार्केटिंग 17 कोड में देना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं, फर्स्ट क्लास थी, आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अभी मैं आपको सिलेबस डिकोड वाला वीडियो और जो हमारा नोट्स मेकिंग वाला वीडियो है वो इसी फोल्डर के अंदर अपलोड कर दूंगा, उसको जरूर से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। देखो कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको कोर्स में मिलेगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपने कोर्स एनरोल कर लिया है तो बस अब कोर्स के अंदर जितनी चीजें आपको दी जा रही हैं उसको फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।